गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे। वीडियो एकदम क्लियर होगा, ऑडियो भी एकदम परफेक्ट होगा। मुझे एक बार कॉन्फर्मेशन दे दीजिए अगर दोनों चीज़ें बढ़िया हैं। सेशन जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज जो है हम एडवर्ब्स की शुरुआत करेंगे। कल हमने टेंस एंड कर दिया था। 2 दिन एडवर्ब चलाएंगे, आज और कल। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टेंस के डाउट्स करवाऊंगा। मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस क्लास में, तो जो भी टेंस के असाइनमेंट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको प्लीज कर लेना, और फिर बाकी चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। और 11 बजे वाली जो हमारी सुपर मॉक्सी क्लास है उसमें कंप्लीट प्रैक्टिस जो है वो हम देखेंगे। क्लियर है? चलिए शुरुआत करेंगे, एडवर्ब्स पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, उनको समझते हैं। पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या समझना है। सबसे पहले शिवाजी, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखो अपना, अच्छे से रिकवर हो एक बार पहले। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या कहा जा रहा है। देखो, जब हम कहते हैं कि कोई चीज जो है वो क्या है, एडवर्ब है। जब हम कहते हैं कि कोई चीज हमारी क्या है, एडवर्ब है, तो हम क्या कह रहे होते हैं। एडवर्ब का मतलब बेसिकली क्या है, बेसिक से समझते हैं। देखो, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो या तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, या फिर एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, या फिर खुद अपने बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, या उसको रिलेट करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार ऑफिशियली हम जो है सिलेबस पूरा कर लेते हैं कल। उसके बाद जो है जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं करवाऊंगा वो अच्छे लेवल के करवाएंगे, क्योंकि बेसिक तो हम कर चुके हैं, मॉडरेट भी कर चुके हैं। तो मेंस लेवल का कंटेंट करने की कोशिश करेंगे, मतलब हाई लेवल का कंटेंट जो है करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम वेंसडे से जो है हम शुरू करेंगे। ठीक है, अभी ये 2 दिन में ये कंप्लीट करेंगे। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, ठीक है, इनके बारे में कैसे, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा द बॉय sings sweetly। मैंने कहा he studied या मैंने कहा द क्वेश्चन is very difficult। The question is very difficult। आते हैं थर्ड पर। थर्ड मैंने कहा he walks very slowly। अब ये बेसिकली जो 3 सेंटेंस हमारे सामने दिए हुए हैं, ये तीनों सेंटेंसेस हमें ये बता देंगे कि एक्चुअली हम एडवर्ब कहते किसको हैं। जैसे ये याद रखना कि जब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो हाई लेवल के क्वेश्चंस उसमें करेंगे अलोंग विद डाउट्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एसओ का एग्जाम दे रहे हो या मेंस का एग्जाम दे रहे हो, आईबीपीएस पीओ का, तो भैया अटेंड करना जरूरी है। लाइव लगाओगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। देख रिकॉर्डेड भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, सेल्फ लर्नर हो तो, लेकिन अगर आ सकते हो तो अच्छी बात है। यहां पर देखिए, जरा समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वर्ड है सिंग, क्या है, वर्ब है। कैसे गाती है, स्वीट, कैसे गाता है, स्वीटली गाता है। यानी ये जो स्वीटली वर्ड है सिंग के बारे में बता रहा है, यानी वर्ब के बारे में बता रहा है। तो वर्ब के बारे में बता रहा है तो भी ये क्या है, एडवर्ब है। दूसरे में आ जाइए, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नाउन है तो डिफिकल्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन के बारे में बता रहा है। और कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये वेरी जो शब्द है ये इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है।
इस एडजेक्टिव के बारे में ये वेरी शब्द बता रहा है, तो एडजेक्टिव के बारे में जो बताएगा वो भी क्या है, एडवर्ब है, वो भी क्या है, एडवर्ब है। उसी तरह से ही वॉक्स वेरी स्लोली, अब अगर देखेंगे ये वर्ब है, कैसे चलता है, स्लोली, तो ये स्लोली जो है एडवर्ब हो गया क्योंकि ये वॉक्स के बारे में बता रहा है, और कितना स्लोली, बहुत स्लोली, तो ये जो वेरी वर्ड है ये स्लोली के बारे में बता रहा है, स्लोली खुद एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बारे में जो बताता है वो भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। कहने का मतलब है एक वर्ब के बारे में, एक एडजेक्टिव के बारे में, एक खुद एडवर्ब के बारे में बताने वाले शब्दों को हम बेसिकली एडवर्ब्स के नाम से जानते हैं। एडवर्ब जो हैं इन तीनों चीजों को क्वालिफाई करते हैं, क्लियर है, थैंक यू। एडवर्ब जो है वो क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को भी करते हैं, एडजेक्टिव को भी करते हैं और एडवर्ब को भी करते हैं। अब इसी को लेकर हमारे जो है क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जाते हैं, इस पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, काम करेंगे और क्लैरिटी बनाएंगे, ठीक है। आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा सभी को। क्लियर है तो एक बार CL टाइप कर दो। चलो अब देखो आपको क्या समझना है। मैंने एडवर्ब चैप्टर पढ़ाया तो नहीं है ना, पहले फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं ना एडवर्ब, मुझे ऐसा याद रहा कि मैंने पढ़ाया, हो सकता है दूसरे बैच में पढ़ाया हो, अरे मेरा दिमाग भी उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा है आजकल। वैसे मेरे ख्याल से इस बैच में शायद नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है, जरा बताना यस और नो एक बार। आई थिंक दूसरे बैच में पढ़ा रहा था मैं किसी में, ठीक है। चलो समझते हैं जरा, हमारे एडवर्ब्स के टाइप्स को समझते हैं, क्योंकि टाइप्स हमें मदद करेंगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, नहीं पढ़ाया। अब देखो टाइप्स क्या होते हैं। सबसे कॉमन टाइप हमारा होता है जिसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे ही प्लेड स्किलफुली, he laughed loudly, he sat quietly। जब भी हम अपनी वर्ब से, जो हमारी वर्ब है, जब भी हम अपनी वर्ब से पूछते हैं हाउ, कैसे, तो जो आंसर हमें मिलता है वो खेला, कैसे खेला, स्किलफुली खेला, वह हंसा, कैसे हंसा, लाउडली हंसा, वह बैठा, कैसे बैठा, चुप बैठा। तो जब भी हम हाउ पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, तो जो आंसर हमें मिलता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, हमें याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से दूसरा समझिए, दूसरा हमारा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने कहा ही विल कम सून, वी completed the project yesterday। ठीक है। अब देखो आप सारे जानते हो कि इसमें जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो क्या है, कम है और कंप्लीटेड है। जब हम अपनी वर्ब से पूछते हैं क्या, व्हेन या फिर कब, वह कब आएगा, जल्दी ही आएगा। कब कंप्लीट किया, कल कंप्लीट किया। तो जो हमारे कब का आंसर होता है वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कब पूछने से मिलता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे पूछने से मिलता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से तीसरा हमारा होता है
एडवर्ब ऑफ प्लेस, कैन यू प्लीज सिट देयर। प्लीज कम हियर। अब आप जानते हैं कि ये हमारा वर्ब फॉर्म है, सिट और कम। जब हम अपनी क्रिया से पूछते हैं वेयर, यानी कहां, तो जो आंसर हमें मिलता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। कैन यू प्लीज सिट देयर, क्या तुम बैठ सकते हो कहां, वहां। देयर का मतलब वहां होता है, वहां, तो क्या है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। प्लीज कम हियर, यहां आओ, कहां आऊं, यहां आओ, क्या है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो प्राइमरीली हमारे सबसे तीन इंपॉर्टेंट जो एडवर्ब्स होते हैं वो होते हैं मैनर, दूसरा होता है प्लेस और तीसरा होता है टाइम। कैसे हम इसको देखते हैं, कैसे पता करते हैं, इसके बारे में जो है मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, कि कैसे एडवर्ब ऑफ मैनर को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एडवर्ब ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहां पर जब हमने ये तीन कर लिए हैं तो इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, उनको जरा हम टैकल करते हैं। मैंने कहा ऑल ऑफ अस sat there peacefully. All of us sat there peacefully. Please come soon here. She sat yesterday there quietly. आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको आप क्या करोगे, आप ट्रांसलेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे यहां पर मैंने तीन बेसिक सेंटेंसेस लिखे हैं और यहां पर तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप गौर से देखेंगे, ऑल ऑफ अस सेट, हम कहां बैठे, वहां, वहां मतलब प्लेस, कैसे बैठे, शांति से, कैसे मतलब मैनर। प्लीज कम, सून मतलब टाइम, हियर मतलब प्लेस। शी सेट यस्टरडे, यस्टरडे मतलब टाइम, देयर मतलब प्लेस और क्वाइटली मतलब मैनर। आपके एग्जामिनेशन में ऐसा होगा कि हो सकता है आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम तीनों साथ में दे दें, उनमें से कोई दो साथ में दे दें। आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम मैनर, प्लेस और टाइम को यूज करते हैं और दो या दो से ज्यादा जब यूज होते हैं तो सबसे पहले हम यूज करते हैं मैनर को, मैनर के बाद यूज करते हैं प्लेस को और प्लेस के बाद यूज करते हैं टाइम को। तो जो कॉम्बिनेशन होता है, जो सिंक होता है, वो क्या होता है, पहले मैनर लिखिए, फिर प्लेस लिखिए और फिर टाइम लिखिए। तो अगर आप इस बात को समझ जाएं तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि ये जो तीनों सेंटेंसेस लिखे हैं तीनों ही गलत हैं। ये जो तीनों सेंटेंसेस हमने लिखे हैं ये तीनों ही क्या है, गलत है। क्या हुआ, तो आपको सबसे पहले यहां पर अगर सही करना है तो क्या करोगे, ऑल ऑफ अस सेट पीसफुली देयर, ऐसे लिखोगे। प्लीज कम हियर सून, ऐसे लिखोगे। शी सेट क्वाइटली यस्टरडे देयर, ऐसे लिखोगे, ठीक है। सॉरी, शी सेड क्वाइटली
देयर यस्टरडे, ऐसे लिखोगे तो आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके का सवाल जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आपको मैंने बताया, मैं चाहता तो आपको याद करवा देता कि जो एलवाई वाले शब्द होते हैं वो मैनर होते हैं, देयर हेयर प्लेस होता है, यस्टरडे टुमारो टाइम होता है। कहता रट्टा मार लो, और आपको लॉजिक नहीं सिखाता इसके पीछे का लॉजिक है क्या, कि हम किसी चीज को टाइम बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, किसी चीज को प्लेस बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। मैंने आपको वो सिखाया तो उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है जरा समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, he sang on the stage with confidence on Teachers Day. He sang on the stage with confidence on Teachers Day. अब जब आप इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको बेटा एक चीज पता चलेगी कि यहां पर अगर मैं आपको याद करवा देता एलवाई वाले मैनर होते हैं, तो एलवाई तो यह है नहीं। आपको याद करवा देता यस्टरडे टुमारो टाइम होते हैं, तो वो भी नहीं है यहां पर। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट हमारे साथ है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ही सैंग, कहां गाना गाया, ऑन द स्टेज, यानी किसका आंसर है, वेयर का। वेयर का आंसर है तो क्या है ये, प्लेस। कैसे गाना गाया, विद कॉन्फिडेंस। कैसे गाना गाया, विद कॉन्फिडेंस, यानी किसका रिप्लाई है, हाउ का, यानी क्या है ये, मैनर है। कब गाया, ऑन टीचर्स डे। कब गाया, ऑन टीचर्स डे, यानी ये रिप्लाई किसका है, व्हेन का। व्हेन क्या हो गया, टाइम। आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके एडवर्ब्स होते हैं वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं, वो फ्रेजेस भी होती हैं। इनको हम एडवर्बियल फ्रेजेस बोलते हैं। अब हमें इतना डीप जाने की जरूरत है नहीं सिलेबस में, क्योंकि इसका जो यूज है सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में है। आप बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं वही काम सीखकर जो मैंने आपको बताया। वेयर, हाउ और व्हेन पूछो, आंसर जो मिलेगा वही आपका क्या है, वही आपका राइट आंसर है। अब अगर आप इसको पहचान गए तो आपको पता है कि अब ये सेंटेंस गलत हो चुका है। इसको सही करना है तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ही सैंग विद कॉन्फिडेंस ऑन द स्टेज ऑन टीचर्स डे। ऑन टीचर्स डे। क्लियर है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को ऐसे जो है लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे जो है अरेंज कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये बात क्लियर है तो एक बार CL टाइप करके दो सारे के सारे। चलिए अब समझो जरा, इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट और भी है, वो भी यहीं करवा देता हूं। जैसे मैंने कहा ही सैट इन द रूम नियर द टेबल। ही सैट इन द रूम नियर द टेबल। ऐसी जो चीजें जब बेटा एग्जाम में आती है ना, और स्पेशली अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं ये, तो हमें पता नहीं चलता राइट आंसर क्या, क्योंकि अगर हमने कॉन्सेप्ट नहीं बनाया हुआ ना तो हमको ये सब सही लगेंगे। जैसे ये देखो, ही सैट इन द रूम नियर द टेबल। अगर हम सैट को वर्ब मान लें कि वर्ब है ये, कहां बैठा वो, वेयर, इन द रूम। कहां बैठा वो, वेयर, नियर द टेबल। यानी आप देखेंगे ये भी वेयर का रिप्लाई है, ये भी वेयर का रिप्लाई है, यानी दोनों ही प्लेसेस का रिप्लाई है। अब दोनों ही प्लेसेस का रिप्लाई है तो फिर क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको दो प्लेस के रिप्लाई दिए हों, आपको क्या समझना है, आपको प्रॉक्सिमिटी का खेल खेलना है। मतलब जो सबसे पास है उसको पहले लिखना है। ये जो ही बैठा है,
सबसे प्रॉक्सिमिटी में क्या चीज उसकी, टेबल। पहले टेबल आई होगी फिर रूम आया होगा ना, तो प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से जो चीज पहले है उसको लिखिए। लिखिए ही सैट नियर द टेबल इन द रूम। ही सैट नियर द टेबल इन द रूम। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आपके मैनर, प्लेस और टाइम से जुड़े हुए सवाल जो है इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आई होप क्लियर होगा आप सभी को। क्लियर है तो एक बार सीएल दे दीजिए मुझे। चलो अब समझो जरा, अब देखो आगे पढ़ो। हालांकि क्या हो रहा है भाई, हालांकि मैंने आपको जब सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स करवाए थे, जब मैंने आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स करवाए थे तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। मैं एक बार लेकिन दोबारा बताऊंगा क्योंकि उसका लेना देना एडवर्ब से भी है। देखिए जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, जनरली इनकी क्वालिटी होती है जनरली कि इनके बाद एलवाई आता है। जनरली, सब में नहीं, 99.99% जो एडवर्ब्स होते हैं मैनर के उनमें एलवाई आता है। जिनमें नहीं आता वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी के लिए मान लेते हैं उनमें एलवाई आता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपका वर्ड हो गया केयरफुली, जैसे आपका वर्ड हो गया स्लोली, ठीक है, जैसे आपका वर्ड हो गया कामली। अब अगर आप याद करें सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लास को, तो मैंने आपको सिखाया था कि जो एडवर्ब्स होते हैं, जो एडवर्ब्स होते हैं इनकी पोजीशंस होती हैं। तो हम उन पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? पोजीशंस के बारे में। जैसे कि सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, पहला सेंटेंस, he jumped carefully into the pool। सुपर मॉक्स लगाते रहे हैं मेरा, तो आपने ये सारे कॉन्सेप्ट जरूर करे होंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सुपर मॉक्स में मैं खूब करवाता हूं इनको। he jumped carefully into the pool। दूसरा, he solved easily the puzzle। तीसरा, the plane extensively flew over the Pacific। ठीक है। चौथा, they answered logically the question। ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां पर देखेंगे और आप इस बात को समझेंगे तो देखो आपको एक चीज पता चलेगी। चीज क्या है कि यहां पर आपको 4 सेंटेंसेस दिख रहे हैं और आपको दिख रहा होगा कि चारों सेंटेंसेस में मैंने एक एक एडवर्ब ऑफ मैनर लगाया हुआ है, एक एक एडवर्ब ऑफ मैनर लगाया हुआ है। लेकिन अभी ये जो चारों सेंटेंसेस लिखे हैं ये चारों ही गलत हैं। ये चारों ही क्या हैं? ऑल द 4 सेंटेंसेस आर रॉन्ग ओवर हियर। हमें क्या समझना है आखिर ये गलत क्यों हुए? गलत होने का कारण ये है कि हमने जो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, मैं सिर्फ मैनर की बात कर रहा हूं, उसकी जो पोजीशन है वो गलत लगाई हुई है। अब पोजीशन कैसे लगाते हैं तो समझो। जब भी आप कोई क्रिया देखते हो लिखी हुई तो आपको पता होगा, ये मैंने आपको वर्ब चैप्टर में सिखाया है, वो क्रिया ट्रांजिटिव होगी या फिर इंट्रांजिटिव होगी।
ट्रांजिटिव होगी तो क्या होगा, बाद में प्रपोजिशन नहीं होगा। इंट्रांजिटिव होगी तो क्या होगा, बाद में प्रपोजिशन होगा। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, यह देखना है कि आपकी जो क्रिया है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे यहां इंटू लगा है, इंटू लगा है तो ये इंट्रांजिटिव है। आप देखेंगे यहां पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव है। आप देखेंगे यहां पर ओवर लिखा है, प्रपोजिशन होता है, यानी ये जो है क्या है, आपकी इंट्रांजिटिव है। आप यहां देखेंगे कोई प्रपोजिशन नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो पहला काम आपने ये करना है। अब आपने क्या करना है कि अगर आपका वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे कि यहां है, अगर आपका वर्ब, ये तो सही लिख दिया शायद मैंने, हाँ, अगर आपका वर्ब इंट्रांजिटिव है तो याद रखें जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है उसकी पोजीशन कहां पर होगी, बिफोर प्रपोजिशन होगी। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन कहां होती है, प्रपोजिशन से पहले होती है। देखो इनटू प्रपोजिशन लिखा है, इससे पहले मैंने केयरफुली लिखा हुआ, ये सेंटेंस सही है, मैं गलती से सही लग गया था। ये सेंटेंस क्या है, सही सेंटेंस है। जब आपका आप आओ थर्ड सेंटेंस में, थर्ड देखो ये क्या लगा हुआ है, प्रपोजिशन लगा हुआ है, तो इसकी जो पोजीशन होनी चाहिए यहां नहीं होनी चाहिए, ये एक्सटेंसिवली यहां पर लिखा होना चाहिए, यानी प्रपोजिशन से पहले। और अगर आपका वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर आपका वर्ब ट्रांजिटिव है तो आप देखिए ये ट्रांजिटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, बिफोर मेन वर्ब होना चाहिए, मुख्य क्रिया से पहले होना चाहिए। तो मुख्य क्रिया कौन सी है, सॉल्व्ड है, तो यहां पर ही सॉल्व्ड इजीली द पजल नहीं आएगा, ही इजीली सॉल्व द पजल आएगा। क्या आएगा, ही इजीली सॉल्व द पजल, ये आपका जो है राइट आंसर होगा। उसी तरह आप देखेंगे यहां पर ही दे आइए, ठीक है, दे आंसर्ड लॉजिकली द क्वेश्चन नहीं होगा, दे लॉजिकली कहां जाएगा, इससे पहले जाएगा, दे लॉजिकली आंसर्ड द क्वेश्चन, दे लॉजिकली आंसर्ड द क्वेश्चन। तो आप याद रखें एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन क्या होती है, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो प्रपोजिशन से पहले, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो वर्ब से पहले। यह क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज और समझने वाली है जो आपको डाउट में डाल सकती है, याद रखें चाहे आपका वर्ब ट्रांजिटिव हो चाहे आपका वर्ब इंट्रांजिटिव हो, एक ऐसी जगह जहां पर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा आ सकता है, गलत होगा ही नहीं, वो है एंड में। अगर आप एंड में लगा देते हो तो आप कहीं भी लगा दो, चाहे एडवर्ब ऑफ मैनर में ट्रांजिटिव हो इंट्रांजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप आखिरी में लगाते हो तो ये सभी केसेस में सही हो जाएगा। अगर मैं इस केयरफुली को आखिरी में लिख दूं, ही जम्प्ड इनटू द पूल केयरफुली, सही है, ही सॉल्व्ड द पजल इजीली, सही है, द प्लेन फ्लू ओवर द पैसिफिक एक्सटेंसिवली, ये भी सही है। तो आखिरी में लगा है तो फिर कोई डाउट ही नहीं, सभी सिचुएशन में सही है ये। लेकिन अगर बीच में आया हुआ है तो ऐसे आप यूज करेंगे जैसे मैंने आपको ये बताया है। अगर ये बात क्लियर है तो एक बार CL टाइप कर दो, ये क्वेश्चन भी सुपर मॉक में मैं कई बार करवाता हूं। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। चलिए
चलो सॉल्व करो जरा। हाँ दे है, बिल्कुल फोर्थ में दे है। करो यार, आंसर करो एक बार। आंसर करो। दे अर्नड द रिस्पेक्ट ऑफ द मासेस एज दे ग्रेसफुली रिजाइन फ्रॉम सच अ कंट्रोवर्शियल पोजीशन। आप जानते हैं ये सेंटेंस में दो सेंटेंसेस हैं, दो क्लॉजेस लगे हैं। एक क्लॉज तो ये रहा, दे अर्नड द रिस्पेक्ट ऑफ द मासेस, कंजंक्शन ये रहा, तो दूसरा ये शुरू हो गया। अब देखो, दे ग्रेसफुली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये आपका क्या है, वर्ब है। लेकिन आप देख रहे हो ये फ्रॉम प्रपोजिशन लगा है, यानी ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव है तो कहां पर आता है, प्रपोजिशन से पहले, यहां पर आना चाहिए। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो बड़ी बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन जो आपको आता है बार बार, हालांकि मैं पहले करवा चुका हूं, कि मैंने जब सेंटेंस के मिड में आएगा तो आपको पोजीशन बता दी क्या होती है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में भी लगाते हैं। जैसे मैंने कहा केयरफुली दे हैव crafted this material, carefully they have crafted this material, carefully they have crafted this material। अगर आप गौर से देखोगे और समझोगे इस बात को तो आपको एक चीज क्लियर होगी, जब भी हम अपने सेंटेंस को एडवर्ब ऑफ मैनर आगे चल के सीखेंगे या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हैं, तो याद रखना कि बाकी जो सेंटेंस बच गए हैं, जो बाकी हिस्सा बच गया, वो हमेशा इन्वर्जन में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, इन्वर्जन में। इसका जिक्र मैं प्रीवियस क्लासेस में कर चुका हूं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और फिर आपको मेन वर्ब लिखना पड़ेगा। तो आप जो इसको लिख रहे हो ना, ऐसे ही गलत है। आपको लिखना पड़ेगा क्या, आपको लिखना पड़ेगा केयरफुली हैव दे crafted the material, carefully have they crafted the material। क्या लिखेंगे, carefully have they crafted the material, जो है इसका राइट आंसर होगा। इसको आपको इन्वर्जन में लिखना पड़ता है जब आप एडवर्ब से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं। Reasonably, the press reporters were allowed to enter the war torn area with government ठीक है। रीजनेबली
द प्रेस रिपोर्टर्स वर अलाउड टू एंटर द वॉर टॉर्न एरिया विद द गवर्नमेंट्स अप्रूवल। अब ये देखो सुनने में एकदम सही लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना, जैसे ही आपने इसका स्टार्ट पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? रीजनेबली लिखा हुआ है। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो इसका मतलब क्या है? हमें इसके कैसे लिखना है? इन्वर्जन में लिखना पड़ेगा। अब आप जानते हो यहां पर वर आपका हेल्पिंग वर्ब है और अलाउड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप यहां पर लिखोगे रीजनेबली वर द प्रेस रिपोर्टर्स अलाउड। ये जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा। रीजनेबली वर द प्रेस रिपोर्टर्स अलाउड, रीजनेबली वर द प्रेस रिपोर्टर्स अलाउड जो है आपका राइट आंसर जो है बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। रीजनेबली वर द प्रेस रिपोर्टर्स अलाउड। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार CL टाइप करके दीजिए। चलिए, बिल्कुल। अब अगर आपको ये क्लियर है तो एक कभी अभी देखो, अब आपने ये दोनों सेंटेंसेस देखे ना, देखो इस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद था और मेन वर्ब मौजूद था। इस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद था, मेन वर्ब मौजूद था। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा, मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। मैंने कहा स्किलफुली the opera delivered a mesmerizing performance। Skillfully the opera delivered a mesmerizing performance। ठीक है, अब देखो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है। अब आप देखोगे कि आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा, लेकिन आप जानते हो ये सेंटेंस आपको इन्वर्जन में लिखना पड़ेगा। तो याद रखें वो सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ऐसे दो ही टेंसेस होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट होता है। इन दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बाकी सब में होता है। तो अब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में आप लगाएंगे डिड और लिखेंगे स्किलफुली डिड द ओपेरा डिलीवर आ mesmerizing परफॉर्मेंस। क्लियर है? तो आप जो है इसको इस तरीके से लिखेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो एक बार मुझे CL टाइप करके दे दीजिए। हाँ, अगर मैं यहां कॉमा लगा दूंगा तो ये सही हो जाएगा। ये मैंने आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट में बताया हुआ है कि अगर मैं यहां कॉमा लगा दूं तो ये सही हो जाएगा। तो उसके लिए आप वो वाली क्लास देख लेना एक बार। चलो, चलो, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो आपको क्या समझना है, गौर से सुनिएगा। जैसे दो एडवर्ब्स हैं, एक एडवर्ब है देयर और एक एडवर्ब है हियर। इसको लेकर एक ही वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस वैरायटी को जरा समझते हैं। कभी ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम पर पूछ लेते हैं,
कभी किसी और नाम पर पूछ लेते हैं, लेकिन एक ही तरीके के सवाल कई बार पूछते हैं, उसको ज़रा टैकल करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम का ही लिखा हुआ सवाल लिख दूं, देयर हैज ऑलवेज बिन सम but there hasn't always been books। ये एग्जाम का ही पूछा हुआ सवाल है, एग्जाम में ही पूछा गया है और ये इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। हम समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या इसके पीछे लॉजिक है। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ किंग। अब आमतौर पर क्या होता है कि जब हम किसी सेंटेंस को देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये जो वर्ब से पहले है ये तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो अगर हम देयर को सब्जेक्ट माने और वॉज को वर्ब माने तो इससे हमें ये पता चलता है कि देयर जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, यही पता चलता है, वॉज लगा तो सिंगुलर ही होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं, देयर वर टू किंग्स, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो अब यहां पर आप देखोगे वर लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको वर्ब मानूं और इस देयर को सब्जेक्ट मानूं तो मुझे पता चलेगा कि देयर तो प्लूरल है। क्या ऐसा आपने कभी कोई शब्द सुना है कि आज मन करा तो सिंगुलर हो गए, राम का मन करा कि भैया आज तो हम सिंगुलर हैं तो सिंगुलर हो गए, कल प्लूरल हो गए? ऐसा तो नहीं हो सकता। एट्रीब्यूट या क्वालिटी तो एक रहेगी, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें जो समझना है वो ये है कि अगर देयर से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं या फिर हियर से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमें समझना है कि ये दोनों ही शब्द, चाहे देयर हो चाहे हियर हो, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। इनके अंदर सब्जेक्ट बनने की क्षमता नहीं होती। कारण, क्योंकि ये एडवर्ब्स होते हैं और जो सब्जेक्ट बनने की क्षमता होती है वो सिर्फ नाउन में होती है या फिर प्रोनाउन में होती है। सब्जेक्ट आपका या तो नाउन ही बन सकता है या फिर सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन ही बन सकता है और कोई तीसरी चीज सब्जेक्ट नहीं बन सकती। यही कारण है कि जब हम देयर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो देयर कभी सब्जेक्ट नहीं होता। फिर सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब के बाद में लिखा जाता है। तो इस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो किंग है और क्योंकि किंग सिंगुलर है इसीलिए यहां वॉज लगा है, और इस वाले सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो किंग्स है। खड़े हो। तो ये क्या है? ये आपका प्लूरल नाउन है तो इसीलिए यहां पर वर लगा है। बात क्लियर है इतनी आपकी? तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम सेंटेंसेस को देयर से स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा क्रिया के बाद में होता है। अगर ये बात आप समझ पाए तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर बट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस सेंटेंस में दो सेंटेंसेस जोड़े गए हैं। अब देखो यहां देयर लगा है, देयर के बाद हैज लगा है, यानी इसका सब्जेक्ट कहां होगा? बाद में होगा। बाद में नाउन क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन कैसा नाउन है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो हैज सही लगा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंगुलर है तो हैज जो है सही लगा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर आप देखोगे यहां पर भी हैज लगा हुआ है, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो आप देखोगे यहां बुक्स लिखा हुआ है। बुक्स क्या है? प्लूरल नाउन है। तो अगर प्लूरल नाउन है तो हैज नहीं लगा सकते।
हैव लगाना पड़ेगा, हैवेंट आएगा। क्या लगाएंगे? हैवेंट। क्या लगाएंगे? हैवेंट। तो यहां लिखेंगे देयर हैज ऑलवेज बिन एजुकेशन बट देयर हैवेंट ऑलवेज बिन बुक्स। समझ में आई बात? तो आपका जो वर्ब है वो उसके बाद आपको जो है सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है जब सेंटेंस आपका देयर से स्टार्ट होता है, जब सेंटेंस आपका देयर से जो है स्टार्ट होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। वही सेम लॉजिक इसके साथ है। हियर कम द प्लेयर whom they say is ruling the world of cricket. Here come the player whom they say is ruling द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस हियर से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी सेंटेंस हियर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, कम वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा है प्लेयर। कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्रिया जो है एस लगना चाहिए, तो यहां लिखेंगे हियर कम्स द प्लेयर। क्या लिखेंगे? Here comes the player. Here comes the player whom they say is ruling the world of cricket. Here comes the player whom they say is ruling the world of cricket. I hope आप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है तो एक बार CL टैप कर दीजिए। चलिए आते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पर। द न्यू वैकेंसीज विल बी रिलीज्ड इन next week. He said that on the please call me चलो अब देखो आपके सामने एग्जामिनेशन में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। द न्यू वैकेंसीज विल बी रिलीज इन नेक्स्ट वीक। ही सेड दैट he would meet me on the next day. Please call me on tomorrow. अब देखो समझना इस बात को, ये हमारा वर्ब है। अगर हम उससे पूछे व्हेन, कब रिलीज होंगी? अगले हफ्ते, यानी नेक्स्ट वीक क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ही सेड दैट ही वुड मीट मी ऑन द नेक्स्ट डे। व्हेन कब मिलेगा? अगले हफ्ते में, अगले दिन मिलेगा। ही प्लीज कॉल मी, कब कॉल करना है? व्हेन। आप देखेंगे ये तीनों सेंटेंसेस में ये व्हेन के आंसर हैं, और व्हेन के जो आंसर होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इनसे पहले क्या लिखा हुआ है? इन, ऑन। क्या है ये? प्रेपोजिशंस हैं। आप मुझे बताइए क्या प्रेपोजिशंस के बाद एडवर्ब्स आते हैं या प्रेपोजिशंस के बाद नाउन आता है? बताइएगा जरा, क्या प्रेपोजिशंस के बाद एडवर्ब आते हैं या प्रेपोजिशंस के बाद नाउन आता है? सोच के बताइएगा।
ऑब्वियस सी बात है, प्रपोजिशंस के बाद हमारा जो प्रपोजिशंस है उसके बाद नाउन आते हैं, तो यहां पर तो एडवर्ब है, इसीलिए हम इन प्रपोजिशंस को हटाएंगे। इन प्रपोजिशंस को क्या कर देंगे, हटाएंगे। इन प्रपोजिशंस को हटाएंगे, तो कभी भी एडवर्ब से पहले जो है प्रपोजिशंस मत लगाइए। प्रपोजिशन लगाओगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो आज के क्लास में हमने मैनर, प्लेस और टाइम, ये तीनों हमने पूरे किए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। सुबह 8 बजे से एडिटोरियल लगाना मत भूलिएगा और 11 बजे सुपर मॉक लगाना मत भूलिएगा। एक श्रृंखला सी चलाएंगे बढ़िया, जिससे कि हमारा आगे आने वाला एग्जाम बढ़िया हो। मिलते हैं आपसे, प्लीज ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।